हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस और आज का हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है जैव प्रक्रम। ये जीव विज्ञान का मतलब बायोलॉजी का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वैसे तो कहा जाए, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और आज हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। नाम लिखा हुआ है जैव प्रक्रम, भाई क्या समझते हैं जैव प्रक्रम के बारे में, मतलब नाम से क्या समझ में आता है। देखिए भाई, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। ठीक है, या उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे शब्द है अनुरक्षण। क्या होता है अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेन। ठीक है, मतलब आपको पता है हमारी बॉडी को मेंटेन करने का जो काम है ना वो 24 घंटे चलता रहता है। ठीक है, मेंटेन समझिए ना आप, मतलब कि जैसे आपको पता है कि कोई सामान अगर टूट फूट जाता है हमारे घर में तो उसे ठीक करते हैं ना, उसको रिपेयर करते हैं तो वो ठीक हो जाता है ना, तो वही उसी को मेंटेन कहेंगे और उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुरक्षण बोलेंगे, अनुरक्षण। ठीक है, तो वही यहाँ पर ये बताया गया जीवों का अनुरक्षण कार्य जो है वो निरंतर होना चाहिए। मतलब जीवों के अंदर जो उनको मतलब जीवों की जो मतलब जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर के जो अलग अलग भाग है, कहीं चोट लग गई, कहीं कुछ हो जाता है हमारे शरीर में, तो उसको मेंटेन करने, उसको ठीक करने का जो काम है वो निरंतर होना चाहिए। ठीक है, और यह उस समय भी होता रहता है जब हम सो जाते हैं या फिर हम कोई काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, ठीक लिखा है जैसे आगे देखिए, जब हम सो रहे हों तो कक्षा में बैठे हों उस समय भी है अनुष्ठान का काम चलता रहना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमारे शरीर है उसको मेंटेन करने का जो काम है वो चलता रहता है, चाहे हम सो रहे हों, चाहे जाग रहे हों, चाहे कोई काम कर रहे हों, चाहे कोई काम ना कर रहे हों। ठीक है, वे सभी प्रक्रम मतलब ऐसे वो सभी कार्य जो सम्मिलित रूप से हमारे शरीर को अनुरक्षण का कार्य करते हैं, हमारे शरीर को मेंटेन रखने का काम करते हैं, उन सभी प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे। ठीक है, तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या हुआ, ऐसे वो सभी कार्य, ऐसे वो सभी प्रक्रम जो हमारे शरीर को हमारे मतलब किसी भी जीव को क्या करते हैं, किसी भी जीव को अनुरक्षित कर रखने का काम करते हैं, मतलब उसके शरीर को मेंटेन रखने का काम करते हैं, तो उन सभी प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसी वो सभी प्रोसेस जो शरीर को ठीक रखने का काम करती है, शरीर को मेंटेन रखने का कार्य करती है, तो उन सभी प्रोसेस का, उन सभी प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक है, अब जो जैव प्रक्रम होते हैं ना ये कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए आप खुद सोचिए। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको पता है हमें भूख लगती है ना। ठीक है, आपको पता है हमें भूख लगती है। भूख क्यों लगती है, क्योंकि हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और हमारे शरीर को ऊर्जा क्यों चाहिए, क्योंकि क्योंकि भाई शरीर के जो उत्तक हैं, हमारे शरीर किससे बना हुआ, उत्तकों से बना हुआ है। उन उत्तकों को क्या चाहिए, हमारे उन उत्तकों को ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, हमारे भोजन से मिलेगी, है ना। तो मतलब भोजन क्या है, एक मतलब तो भोजन ले रहे हैं हम शरीर के अंदर, है ना, तो भोजन को लेने का जो प्रक्रम होता है उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, तो भोजन को शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है इसे पोषण कहा जाता है। तो पोषण एक प्रकार का जैव प्रक्रम है जो हमारे शरीर को क्या करता है, अनुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक है, थोड़ा मैं इसे ना अपनी कॉपी पे थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, तो मैंने ये बताया आपको अभी कि जैव प्रक्रम क्या होता है, ये बताया कि वे सभी कार्य या फिर वो सभी प्रक्रम जो क्या करते हैं, हमारे शरीर को या किसी भी जीव के शरीर को अनुरक्षित रखने का काम करते हैं ना, अनुरक्षित या फिर अनुरक्षण का काम करते हैं। मतलब अनुरक्षण का मतलब समझिए ना आप, मेंटेन रखने का काम करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर को रिपेयर करने का काम करते हैं। उन सभी प्रक्रम को क्या बोलते हैं, हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, अब जो जैव प्रक्रम होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोषण, दूसरा होता है श्वसन, तीसरा होता है वहन और चौथा होता है उत्सर्जन। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में हम ना पहले थोड़ी थोड़ी इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें जो हर एक जो प्रक्रम है उनका हम डीपली पढ़ेंगे, मतलब उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए, पोषण का मतलब क्या होता है भाई, पोषण मतलब होता है कि कोई भी जो जीव है वो जिस प्रक्रिया से अपना भोजन ग्रहण करेगा, जैसे कि हम लोग अपना जब भोजन ग्रहण करते हैं है ना, तो जिस प्रक्रिया से कोई भी जीव अपना भोजन मतलब ग्रहण करता है या फिर भोजन प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में, मतलब ये कह रहा हूँ मैं, मतलब आपको पता हमारे पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं तो वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, वो अपने अलग अलग प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। ठीक है, पोषण क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई शरीर को मेंटेन रखने के लिए भोजन तो चाहिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर को शक्ति कहाँ से मिलेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, है ना।
आई बात समझ में? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? उत्तकों से मिलकर बना हुआ है। पता ना आपको हमारा शरीर किससे बना हुआ है? उत्तकों से मिलकर बना हुआ है। और उत्तक कब ठीक ठीक तरीके से काम करेंगे? जब उनको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जब हम भोजन खाएंगे और जब भोजन लेंगे, और भोजन लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। और ये सभी जीवों के अंदर होती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, या कोई पेड़ पौधा हो, है ना, वो सभी को भोजन चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात आती है श्वसन। ठीक है, कि भाई जो सबसे पहले समझ लेते हैं श्वसन होता क्या है। ठीक है, आपको पता होगा, सांस लेना मतलब वायु ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? CO2 को हम छोड़ते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं, और क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं? लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं पहले से ही। ठीक, अब श्वसन क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि मैंने आपको पहले जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, वहाँ भी मैंने बताया था, क्योंकि जब हम कोई भी भोजन खाते हैं, जब भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो जाने के बाद वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है ना, ग्लूकोज में C6H12O6, ये सूत्र है ग्लूकोज का। ठीक है, अब इस ग्लूकोज से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, मतलब ऊर्जा जो है वो इससे डायरेक्ट नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इस जो ग्लूकोज है, ये भोजन मतलब जो हमने भोजन खाया है, भोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया, लेकिन इस ग्लूकोज से हमारे शरीर को सीधी तौर पे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। तो क्या होगा, जब ये ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो यहाँ पर क्या बनता है? तो यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, और उस ऊर्जा, ठीक है, जब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या बनती है? तो यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे शरीर को अनुरक्षित करने में, या फिर हमारे शरीर को रिपेयर करने में या मेंटेन करने में इस्तेमाल होती है वो ऊर्जा। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई कि ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही, तभी शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? जब हम सांस लेंगे जब भी तो ऑक्सीजन आएगी। ठीक है ना, तो जब सांस लेंगे जब भी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आएगा, और जब भी क्या होगा, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो शरीर के अंदर क्या होगी? ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक, तो अब ऑक्सीजन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सांस लेनी पड़ेगी। सांस लेने को और छोड़ने को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। मतलब ये भी प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे शरीर को अनुरक्षित रखने में सहायता करता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्या होता है श्वसन। ठीक, अब तीसरा आता है वहन। वहन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर ट्रांसपोर्ट वर्ड मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए वहन का मतलब क्या होता है। देखिए भाई, जैसे कि अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि अब हमने देखा कि जैसे इसमें बात कर लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर जो हवा कहाँ जाती है? हमारे फेफड़ों में जाती है। कहाँ जाती है? फेफड़ों के अंदर, है ना, फेफड़े, लंग्स में जाती है हवा। ठीक है, जब हवा फेफड़े के अंदर जाती है, फिर वहाँ से क्या होता है? जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे शरीर में खून के, मतलब हमारा रक्त होता है, रक्त के माध्यम से क्या होती है? जो ऑक्सीजन है पूरे शरीर के अंदर भेज दी जाती है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? मतलब भाई देखो, होता क्या है कि हमारे शरीर तो किससे बना हुआ है? उत्तकों से बना हुआ है। मैंने बात आपको बताया किससे बना हुआ है? उत्तकों से मिलकर बना हुआ है। और सभी उत्तकों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब तक उत्तकों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे जो शरीर है वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन पहुंचेगी कैसे सभी उत्तकों के पास? भाई हमारा जो दिमाग है वो भी उत्तकों से मिलकर बना, हमारे हाथ पैर हैं वो भी उत्तकों से मिलकर बने हुए हैं, पर हम सांस तो नाक से ले रहे हैं, और नाक से हवा सीधा कहाँ जा रही है? फेफड़े में जा रही है। अब फेफड़े से हवा क्या शरीर के सभी भागों तक पहुँचानी है, तो ये काम करेगा कौन? इसका मतलब हवा को, वायु को, मतलब ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग भागों में कौन पहुंचाएगा? तो ठीक है, तो या फिर जिस प्रक्रिया से जो ऑक्सीजन है वो शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाई जाती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वहन बोलते हैं। ठीक है ना, और ट्रांसपोर्ट करना, ये तो मैंने सिर्फ एक ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया। ऐसी जैसे अब हमने ये देखा कि जो ऑक्सीजन है वो शरीर के हर एक ऊतक के लिए आवश्यक है। ठीक है, और ऑक्सीजन आ कहाँ रही है? सीधा नाक से होते हुए फेफड़ों में चली जाती है हवा। अब वहाँ से क्या होती है? रक्त के माध्यम से जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो क्या करती है? वो शरीर के सभी ऊतकों तक पहुँचा दी जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वहन कहते हैं। अगर ये ऐसा ना हो तो जो फिर हमारे जो शरीर के जो दूसरे ऊतक हैं, मतलब फेफड़े को छोड़ के जहाँ पे दूसरे ऊतक हैं, वो सभी ठीक से काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वहन भी क्या है? एक प्रकार का जैव प्रक्रम है जो हमारे शरीर को क्या करता है? मेंटेन रखने में या फिर अनुरक्षित रखने में सहायता करता है, मतलब हमारे शरीर को मेंटेन या फिर रिपेयर करने में सहायता करता है। ठीक है, अब तीसरा आता है लास्ट पॉइंट आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? देखिए, उत्सर्जन में क्या है ना कि अब आपको पता है, जैसे हमने कोई भोजन खाया, ठीक है, या फिर हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है, एवं जैसे हमने यहाँ पर
पहले भाग में पढ़ा, पहले पॉइंट पे पोषण मतलब हम भोजन ले रहे हैं, फिर हम सांस ले रहे हैं, फिर वो जो भोजन है या फिर जो ऊर्जा है या फिर जो हवा है, वायु है, वो पूरे शरीर में उसका वहन हो रहा है। ठीक है, अब भाई हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, जो वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ को बोलेंगे थोड़ा समझने के लिए वेस्ट मटेरियल, मतलब जो फालतू के पदार्थ बनेंगे शरीर के अंदर, जिनका शरीर के अंदर कोई इस्तेमाल नहीं है, जो शरीर के लिए क्या होंगे, हानिकारक होंगे, तो उन पदार्थों को क्या बोलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये जो अपशिष्ट पदार्थ है अगर हमारे शरीर के अंदर ही रहेंगे तो इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, हमारे शरीर के अंदर हमारा जो जहर बनने लग जाएगा। ठीक है, तो इन अपशिष्ट पदार्थों को जीवों के शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम होता है उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे इंसान हो। ठीक है, ये सभी जीवों में होता है। ठीक है, उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, जो शरीर मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ऐसे पदार्थ बन रहे हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है और उनसे हमारे शरीर को या हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, तो उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जिस प्रक्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे हम उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने इन चारों पॉइंट के बारे में बस थोड़ा थोड़ा बताया है। अब हम क्या करेंगे, अब इन चारों पॉइंट को हम अलग अलग पढ़ेंगे और अच्छे से इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोषण के बारे में। ठीक है, तो हमारा ये पहला पॉइंट था पोषण। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं ना, मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, ऊर्जा का उपयोग हो रहा है ना। यहाँ तक जब हम सो रहे हैं तब भी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा खर्च होती है, मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति का अनुसरण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब चाहे हम कोई भी क्रियाकलाप ना कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी काम ना करें, जब भी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब हमारे शरीर को ताकत चाहिए होती है ताकि हमारे शरीर को मेंटेन रखा जाए। ठीक है, वृद्धि हो गया, मतलब विकास या प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से सभी पदार्थों की आवश्यकता होती है। मतलब हमारे शरीर को बाहर से मतलब पोषण चाहिए, तो पोषण कैसे मिलेगा, हम बाहर से कोई भोजन लेंगे या कोई पदार्थ खाएंगे, उसी से हमें क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी। ठीक है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि जो पोषण होता है ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, पोषण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है स्वयं पोषण, आपने पढ़ रखा छोटी क्लासेस में, स्वयं पोषण। ठीक है, और दूसरा होता है पर पोषण या फिर विषम पोषण। ठीक है, दूसरा क्या होता है, विषम पोषण। ठीक है, स्वयं पोषण या फिर विषम पोषण है। स्वयं पोषण में क्या होता है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और वे अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, तो ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं, स्वयं पोषण कहते हैं। मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने लिए अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, इस प्रकार के पोषण को स्वयं पोषण कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अब तुम ये मत सोचना कि मतलब जैसे जो अगर हमारी मम्मी अपने लिए खाना खुद बना लेती है तो हमारी जो मम्मी के अंदर जो पोषण होगा वो स्वयं पोषण होगा, वो वाला खाना नहीं हम कह रहे। मतलब जो खाना हम खा रहे हैं उसका जो उत्पादन कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे जो पेड़ पौधे हैं, है ना, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो अपने लिए अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे से अपना भोजन प्राप्त नहीं करते, है ना। आपको पता होगा पेड़ की पत्तियों के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और उसी के कारण जो पत्तियां करती हैं अपने लिए भोजन बनाती हैं, है ना। तो पेड़ पौधे में जो पोषण होता है, मतलब इससे क्या होता है, स्वयं पोषण होता है, मतलब अपना भोजन वो स्वयं बना रहे हैं। लेकिन अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवर क्या करते हैं, वो तो दूसरे मतलब जो जानवर करते हैं वो या तो वो दूसरे जानवरों को खाएंगे या फिर क्या करेंगे, वो मतलब या कुछ ऐसे जानवर जैसे गाय भैंस हैं, ये करती है, ये तो घास वगैरह खाती है ना, मतलब ये दूसरे पेड़ या फिर ये दूसरे पेड़ पौधों को खाएंगी, है ना। मतलब ऐसे जीव मतलब जो क्या करते हैं, जो दूसरे जीवों को खाते हैं या फिर वो घास या फिर वो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवों में जो पोषण होता है वो क्या कहलाता है, वो विषम पोषण कहलाता है। ठीक है, तो आगे होगी बात समझ में आपको कि स्वयं पोषण क्या होता है और विषम पोषण क्या होता है। स्वयं पोषण में तो पौधे अपना भोजन खुद बना रहे हैं, किसी से अपना भोजन प्राप्त नहीं कर रहे। लेकिन जो विषम पोषण है इसमें क्या होगा, इसमें जो कोई जीव जो है या फिर जो कोई भी पेड़ मतलब जो जानवर है वो क्या करेगा, अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, या तो वो किसी दूसरे जानवर को खाएगा या फिर वो किसी पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें आते हैं, विषम पोषण में आते हैं, क्योंकि हम लोग अपना भोजन किससे प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे भाई गेहूँ है, चावल, ये सब हमें किससे मिलता है, जो इनके जो गेहूँ और चावल के पौधे होते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है ना। फल भी हमें पेड़ों से मिलते हैं। और क्या करते हैं, उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम दूसरे मतलब जो जानवर उनको भी खाते हैं, उनसे भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। तो हम किस में आ गए, विषम पोषण में आ गए। ठीक है,
आगे की बात समझ में, तो चलिए इस बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। ठीक है, मतलब सभी जीवों को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए और कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो आपूर्ति है वो विभिन्न विधियों से होती है। मतलब जो सभी जीव हैं वो अपना अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव क्या है, स्वपोषी हैं, है ना। मतलब जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो मतलब कहते हैं वो CO2 लेते हैं, और क्या करते हैं, और मतलब CO2 कहाँ से लेते हैं भाई, वायु में से तो CO2 लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ज़मीन से जल ले लेते हैं, और सूर्य के, और जब सूर्य का प्रकाश उनकी पत्तियों पे पड़ता है तो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और फिर अपने अंदर क्या बनाते हैं, वो ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है, तो ये कैसा पोषण है, स्वपोषण हो गया। मतलब ये सभी जीव कैसे हैं, स्वपोषी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, जैसे कि हमें, है ना, इंसान है, जानवर हैं, ये सभी स्वपोषी नहीं है, ये सभी विषम पोषी है या विषम पोषण है इनमें, क्योंकि ये दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, तो क्या होता है, जो भोजन है ना, अन्य जीव लिखा है आगे, अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य, ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। मतलब जैसे हमने कोई भोजन खाया, हम हैं या फिर कोई जानवर, जब कोई भोजन खाता है तो भोजन क्या वो जटिल रूप में होता है, मतलब वो कार्बन के रूप में नहीं रहता। ठीक है, देखो बच्चों, एक बात बता दूं मैं आपको कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें पाई जा रही हैं वो सभी कार्बन से मिलकर बनी हुई है ना। तो हम जो भोजन खा रहे हैं उसका वो जटिल रूप में होता है, सामान्य रूप में नहीं होता। ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन को जटिल से सामान्य रूप में चेंज करना, मतलब उसे परिवर्तित करना आवश्यक होता है। ठीक है, जो भी हमने भोजन खाया वो किस रूप में होता है, जटिल रूप में होता है। तो उससे हमारे शरीर को कोई सीधी मात्रा में कोई ऊर्जा नहीं मिलती। तो जब ये जो जटिल पदार्थ जो हैं, जब वो टूटकर सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए क्या होता है, एक उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, एक जैव उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। उस जैव उत्प्रेरक का नाम है, मतलब इन जैव उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, जैव उत्प्रेरक लिखा ना, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ, मतलब ये जैव उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो करते हैं जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में, जटिल पदार्थ को लिख रहा हूँ मैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने का काम करते हैं, सरल पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ठीक, परिवर्तित करते हैं, या फिर ऐसे लिख लेते हैं हम। ठीक, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिर एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश में बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। ठीक है, अतः विषम पोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या मतलब जो विषम पोषी जीव हैं वो डायरेक्ट या फिर अनडायरेक्ट रूप से, मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करते हैं, वो स्वपोषी वाले जीवों पर ही निर्भर करते हैं, मतलब पेड़ पौधों पर ही क्या है, मतलब सभी जो जीव हैं वो सारे क्या अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर है, मतलब जो स्वपोषी होते हैं उन्हीं के ऊपर आश्रित होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्वपोषी पोषण के बारे में। ठीक है, स्वपोषी पोषण, तो मैंने जैसे अभी आपको बता दिया था, स्वपोषी पोषण का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना। वो वायु से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और क्या करते हैं, और ज़मीन से, मतलब पृथ्वी से क्या लेते हैं, जल लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है, मतलब पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को प्रकाश संश्लेषण के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता दूं क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये होता है, जब हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं, और और जब उनके ऊपर पत्तियों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब यह देखिए, इसके बारे में आगे यहाँ पर जानकारी दी गई है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, क्योंकि जो बाहर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली है और जल लिया है उसका इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, जो जब पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना वो, अच्छा देखो पत्तियों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आपने देखा, जैसे यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं आप, पत्तियाँ कौन से रंग की होती है, हरे रंग की होती। तो आपने सोचा है कभी पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है।
तो है ना, तो पत्तियों का रंग क्यों हरा क्यों होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं बच्चों कि ना जो क्लोरोफिल के अंदर ना एक धातु पाई जाती है, उसका नाम है मैग्नीशियम धातु। क्या नाम है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु। इस धातु का काम क्या होता है? ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करने का काम करती है। भाई हरी पत्तियां क्या करती है? सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपने अंदर सोखती हैं, है ना। जब भी तो पौधों के अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पत्तियों के अंदर ऐसा क्या होता है, तो जो है ना, तो पौधों के पत्तियों के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, जो क्या करता है, मतलब प्रकाश से, सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करने में सहायता करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अभी जो अब उसके बाद क्या होता है, आगे लिखा हुआ क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है। मतलब जो ग्लूकोज बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। मतलब पौधों को जो ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए नीचे अभिक्रिया लिखी हुई है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल, और ऊपर क्या लिखा है? क्लोरोफिल, और नीचे लिखा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जब ये चारों चीजें आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज बन जाता है पौधों की पत्तियों के अंदर, और प्लस जमा ऑक्सीजन बनता है, जमा में जल बन जाता है। ठीक है, अभी जो ग्लूकोज इसी को हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? एक ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख दूँ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसका मतलब एक ही होता है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, कार्बन है और ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर बने हुए होते हैं, ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। मतलब ये जो पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है कैसे होती है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट बना है तुरंत प्रयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट हम बना, जो ग्लूकोज बना है, ये मंड के रूप में संचित कर लिया जाएगा। मतलब मंड के रूप में इसे इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। मतलब जब पौधे को जब अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होगी ना, तो उसे ऊर्जा जो मिलेगी वो मंड से मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने जैसे इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम भोजन खाते हैं। ठीक है, अब भोजन करते हैं तो क्या होता है, आपने देखा है आपकी जो कमर के आसपास में क्या होता है, थोड़ा सी जो चर्बी जमा हो जाती है, वो क्या है? एक प्रकार का फैट होता है ना, फैट। उसका काम क्या होता है भाई? वो जमा क्यों होती है? जैसे कि अब हमने खाना खाया तो जो चर्बी हमारे मतलब पेट के आसपास जो जमा हो जाती है, और जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें भोजन नहीं मिलता, तो हमारा शरीर क्या करता है? वो उसी चर्बी से अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है ना। तो वो ऊर्जा कहाँ गई? मतलब जो हमने भोजन खाया, वो भोजन क्या हुआ? वो भोजन वसा के रूप में एक क्या रक्षित आंतरिक ऊर्जा के रूप में, मतलब हमारे शरीर में रहता है। और जब हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है तो वहाँ से हमारे शरीर क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो उसी तरीके से जो पौधे होते हैं उनके अंदर जब ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज क्या करता है? मंड के रूप में पौधों के अंदर संचित हो जाता है। मतलब पौधों के अंदर ये इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और जब पौधों को इसकी जरूरत पड़ती है तब वो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, फिर लिखा कुछ इसी तरह की स्थिति में हमारे अंदर भी देखी जाती है ना। जैसे मैंने बताया आपको, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। बताया मैंने, फैट बोले या फिर उसे हिंदी में मतलब ग्लाइकोजन बोल सकते हैं। ठीक है, शुद्ध रूप से तो हम उसे, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि अब हम देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है कैसे कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषित करना। मतलब पौधों के अंदर, पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाश की ऊर्जा का, सूर्य से आने वाले प्रकाश को सोखा जाता है। अवशोषित मतलब सोखा जाना। क्या करती है वो? प्रकाश जो पौधे करते हैं, प्रकाश को अपने अंदर सोख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। मतलब जो प्रकाश की जो ऊर्जा है ना, प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, तो उस ऊर्जा को बोलेंगे प्रकाशीय ऊर्जा। फिर क्या पौधे क्या करते हैं? उस प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में उसे परिवर्तित कर देते हैं, तथा जल अणुओं का, और जो जल के अणु होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। आपने यहाँ देखा ना, यहाँ पर जो अभिक्रिया लिखी थी, ये जल का अणु था। ठीक है, और इस जल का जो अणु था, और जो कार्बन, और जो यहाँ पर आपके पास
मतलब जो जल का अणु था ये टूट जाता है किसमें, हाइड्रोजन में, सॉरी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यहाँ जो लिखी है ना, ये क्या, ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं क्या करते हैं, उसको वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब ये तीन प्रक्रम होते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर। ठीक है, अब यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण जो है तत्काल एक के बाद दूसरा हो। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे ही पत्ते ने मतलब पौधे ने सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया तो तुरंत हुई वो क्या करे, प्रकाशीय ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप तुरंत हो। ठीक है, इनमें थोड़ी देर भी लग सकती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, मरुद्भिद पौधे क्या होते हैं, मतलब ऐसे पौधे जो रेगिस्तान वाले इलाके में उगते हैं ना, उनको बोलते हैं मरुद्भिद पौधे। ठीक है, जो रेगिस्तानी इलाके में उगते हैं उन पौधों को हम मरुद्भिद पौधे कहते हैं। तो ये पौधे करते हैं रात में लेते हैं, ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये दिन में नहीं लेते, ये रात में लेते हैं। ठीक है, CO2 और एक मध्यस्थ, फिर क्या करते हैं, एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, हम लोग ऐसा उत्पाद बना देते हैं। ठीक है, और दिन में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इनके ऊपर तो फिर क्या करते हैं, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, फिर क्लोरोफिल की सहायता से, मतलब जो पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, जब क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाशीय ऊर्जा को जब अपने अंदर अवशोषित करता है तो उसकी सहायता से क्या करते हैं, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, मतलब हुआ क्या, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो रेगिस्तानी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, वो एक ऐसा उत्पाद बनाते हैं, मतलब वो तुरंत उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो उसे मतलब जो पौधे हैं वो तुरंत उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित नहीं कर पाते। ठीक है, वो क्योंकि उनके पास रात्रि के समय में तो सूर्य का प्रकाश होता नहीं, जब सूर्य का प्रकाश होगा जब भी तो पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा। तो जब दिन के समय में फिर जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो फिर क्या करेंगे, वो फिर उस दौरान क्या करेंगे, रात को जो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी फिर उसको क्या करेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। देखिए, जैसे कि यदि आप ध्यानपूर्वक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करें तो आप नोट करेंगे कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु क्या है, कोशिकांग है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक, तो मैंने बताया क्या होता है, जैसे आप कोई भी पत्तियाँ ले लें, उस पत्ती को अगर माइक्रोस्कोप की सहायता से, मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर आप उस पत्ती को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको उसके अंदर क्या दिखाई देंगे, कुछ हरे रंग के बिंदु दिखाई देंगे। और इन बिंदुओं के ये हरे बिंदु कोशिकांग है, मतलब कोशिका के अंग है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और इसी क्लोरोफिल की सहायता से जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के आने वाले प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। गमले में लगा एक शबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने एक मनी प्लांट ले लिया, मनी प्लांट की पत्तियाँ ले ली। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो मंड मतलब उस पौधे के अंदर सारा भोजन था वो सारा इस्तेमाल हो जाए पौधे के अंदर। ठीक है, ठीक, अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब उसी पौधे को हमने कहा रख दिया, सूर्य के प्रकाश में रख दिया। ठीक, अब पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें कागज पर ट्रेस कर लीजिए। हमने क्या किया, उस पत्ती को तोड़ लिया, उस पत्ती के अंदर जो हरा भाग था उस पर हमने निशान लगा लिया और उससे हमने अपने कागज पे बना लिया। ठीक है, एक पेपर पे। कुछ मिनट के बाद इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। फिर हमने उस पत्ती को उबलते पानी में डाल दिया। ठीक, इसके बाद इसे अल्कोहल में भरे, फिर उस पत्ती को उबालने के बाद क्या करें, हम उसे एक अल्कोहल में डुबो देते हैं। अल्कोहल मतलब समझते हैं ना आप शराब की उसकी बात कर रहे हैं। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक कि अल्कोहल उबलने न लगे। ठीक है, फिर हमने करना है उस अल्कोहल को भी करना है, हमें उबालना है। और उस अल्कोहल में हमने क्या डाल रखी है, पत्ती डाल रखी जो हमने पानी के अंदर उबाली थी। ठीक है, और तब तक उबालना जब तक वो अल्कोहल उबलने लग जाए। पत्ती के रंग का क्या होता है, तो हम क्या देखेंगे, जो पत्ती का रंग होता है उसका रंग कैसा हो जाएगा। पहले तो पत्ती हरे रंग की थी, लेकिन जब उसे हम अल्कोहल में रख के जब उबालेंगे तो पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु फिर मतलब
जब हम इस पत्ती को किस में डालेंगे, आयोडीन के इसमें डालेंगे, आयोडीन के विलयन या घोल में, तो आप पत्ती को जब बाहर निकाल कर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, जो पत्ती का रंग है वो हरे से नीला हो गया। नीला क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर क्या था, वसा मौजूद थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या था, मंड मौजूद था, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ है, इसका जो रंग है वो नीला हो गया। ठीक है, जो आयोडीन जैसे ही वसा या मंड के संपर्क में आता है तो इसका जो रंग होता है वो नीला हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि हम आगे चलते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। ठीक है, तो कक्षा 9 में हमने क्या पढ़े थे, कुछ रंध्र पढ़े थे। समझते हैं रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों के नीचे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। इन रंध्रों की सहायता से क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन, मतलब वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, अब ये एक रंध्र का चित्र दे रखा है। ठीक है, ये जो रंध्र है ये खुला हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ है, ये है रंध्र। ठीक है, इसका ये छेद दे रखा है, ये खुला हुआ है इसका मुंह, और इसका रंध्र, ये जो रंध्र है बंद है ना, लिखा ना, खुला तथा बंद रंध्र। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसमें काम क्या होता है, पत्तियों के जो पीछे का जो हिस्सा होता है उस पर होते हैं, ये क्या करते हैं, इसी की सहायता से जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इससे ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, जो मैंने बात बताई आपको। ठीक है, लेकिन यह जानना यहाँ पर भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ तथा पत्तियों की सतह से भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्तियों से होता है, जो पेड़ पौधे के जो तने हैं, जो जड़ हैं, वो भी क्या करती हैं, वो भी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। आपने देखा, जो गर्मियों के मौसम में अगर हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस होती है ना। क्यों महसूस होती है? क्योंकि जब पेड़ों के पास जो अधिक मात्रा में जल जब पेड़ पौधों के अंदर आ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो इन्हीं अपनी पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छेद है ना, जो छोटे छोटे जो रंध्र हैं, उनकी सहायता से करते हैं, वो पानी को अपने में से बाहर निकालना आरंभ कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जब पत्तियों में से पानी जब बाहर निकलेगा तो बाहर की जो वायु है वो ठंडी हो जाती है और हमें पेड़ पौधों के नीचे काफी ठंडक महसूस होती है। ठीक है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर देता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। मतलब ये आप जो दिख रहे हैं ना, ये जो बीन्स टाइप के दिख रहे हैं ना, बीन्स, या फिर जो जैसे आप जो राजमा के आकार के जो पीला पीला ऐसा दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। जब पौधों को गैस मतलब गैसीय आदान प्रदान की जरूरत नहीं पड़ती तब वो क्या करते हैं, अपने छिद्र को बंद कर देते हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं। ठीक है, जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाएगा तो वे फूल जाएंगी और जो रंध्र का द्वार मतलब जो छेद होगा ये खुल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, यहाँ पर ये फूल गई इसलिए छेद खुल गया, जब ये सिकुड़ जाएंगी तो जो छेद होगा वो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वयंपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि स्वयंपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। मतलब जो पेड़ पौधों का जो पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ जो तने हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके लिए उन्हें सामान कहाँ से मिलता है, मतलब उसके लिए जो उन्हें पदार्थ है वो कहाँ से मिलता है, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। स्थलीय पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति क्या करते हैं, वो जड़ों द्वारा करते हैं ना। जो मतलब पेड़ पौधे करते हैं वो जड़ों के माध्यम से मिट्टी के अंदर जो जल होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं। ऐसी जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, लोहा है तथा मैग्नीशियम, ये जो सभी पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, पौधे मिट्टी की सहायता से मतलब अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्या एक आवश्यक तत्व है। मतलब पौधे की मतलब पौधे की जो ग्रोथ होती है ना, पौधे का विकास जब भी होगा जब पौधे का अच्छी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा। अगर पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो पौधे का जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। ठीक है, इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये पढ़ लिया है कि स्वपोषण कैसे कहते हैं। और ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक है, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो शायद आप बोर भी हो जाएं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे का जो चैप्टर है वो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई डाउट भी है ना, मेरी वीडियो के अंदर कोई बात नहीं समझ आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए। जो भी डाउट होगा फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में।